सेम आ रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आर अपने आप में सेंट्रॉइड हो। ठीक है ना, तो पहली चीज ये जो हमारे को समझ में आती है, आर कौन है साहब, आर अपने आप में सेंट्रॉइड है। और अगर सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी कोऑर्डिनेट 0+3+6 डिवाइड बाई 3, 0+4+0 डिवाइड बाई 3। मतलब यहां से देखा जाए तो इट इज 3 और इधर से देखा जाए तो 4/3, 3,4/3 माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1 मिनट का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर मांगा जा रहा है इन तीनों ट्राइंगल से, इन तीनों लाइनों से बनने वाले ट्राइंगल का। तो अगर भाई हमसे कहानी में ऑर्थो सेंटर मांगा जा रहा है तो हम लोगों की सबसे पहली नजर ये पड़नी चाहिए कि कहीं कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर ना हो, और आपको पता होना चाहिए कि दिस लाइन एंड दिस लाइन x - 7y + 12 = 0 एंड दूसरी तरफ से देखा जाए तो 7x + y - 16 = 0 आर परपेंडिकुलर लाइंस। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो जो बनने वाला ट्राइंगल होगा वो ऐसा होगा। और ऑब्वियसली बात है ऑर्थो सेंटर जो आएगा वो ए पर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर आएगा तो वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा। और अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो x - 7y + 12 = 0 को रख लेते हैं। और यहां इसको लाते समय पर 7 से मल्टीप्लाई करते हुए ला रहा हूं, तो 49x प्लस में 7y माइनस का 16 = 0। यहां से देखा जाए ऐड करते ये कट गया, यहां से देखा जाए 50x, और यहां से अगर देखते हैं तो ये हो चुका है 4। तो x की वैल्यू अगर देखी जाए 2/25। बड़ा गंदा सा लगा ये वाली वैल्यू। हाँ, तो यहाँ गलती हमसे हो गई है, और वो गलती है कि 16 का 7 से मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, तो 70 112 माने ये 100 हो गया है, और 100 होते x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 7y = 14 माने y की वैल्यू भी 2 आएगी, माने पॉइंट अपने आप में 2,2 होगा, माने ए पॉइंट इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा, और साथ में 2,2 इसका कोऑर्डिनेट होगा। मैंने जैसे कहा था दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान सा दिखा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आसान से दिख रहे हैं क्योंकि आसान भी है, और दूसरी बात ये कि अब आपकी समझदारी भी बहुत बढ़ गई है ना। जैसा मैंने आपको कहा कि अपने आप में समझ में भी आने लग जाती है चीजें, तो अपने को चीजें आसान लगने लगती है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, ए अपने आप में 1,10 है, सरकम सेंटर जो है दैट इज -1/3, 2/3, ऑर्थो सेंटर जो है 11/3, 4/3 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू ए क्या होगा? अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया साहब। अगर मैं क्वेश्चन की बात बताऊं तो अपने आप में कुछ हद तक पॉइंट ऐसा है। अगर मैं सरकम सेंटर से लेकर के ऑर्थो सेंटर की बात करता हूं तो बीच में एक पॉइंट सेंट्रॉइड का होगा जो कि 2:1 में डिवाइड करेगा। अब सर सेंट्रॉइड का क्या लेना देना? हालांकि ऐसा देखा जाए तो कोई ऐसा कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर लेना देना पड़ेगा। क्यों, बताता हूं। पहले अपन जी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पे। अगर मेरे से किसी ने जी के कोऑर्डिनेट मांगे तो मैं जानता हूं 2 टाइम्स दिस मतलब माइनस का 2/3 प्लस 1 टाइम दिस बोले तो 11/3 डिवाइड बाई नीचे से कितना आ जाएगा 2 + 1 बोले तो 3। तो यहां देखा जाए तो 9/3 डिवाइड बाई 3 मतलब इट इज 1। ठीक है ना। अच्छा, और अगर देखा जाए यही दूसरा कोऑर्डिनेट अगर देखा जाता तो हमारे लिए y कोऑर्डिनेट हो जाता कितना, मैं तो इसे 1 लिख देता हूं ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी। और यहां देखा जाए तो 2 टाइम्स दिस दैट इज 4/3 प्लस 1 टाइम दिस दैट इज 4/3 अपॉन 3। तो यहां से देखा जाए तो इट इज 8/9। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रॉइड आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब सर सेंट्रॉइड की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे दोस्त ऐसा सोचो, देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए ये रहा और ये मिड पॉइंट है जिसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, इसे आप डी नाम दे दो। बीच में कहीं ना कहीं जी पड़ेगा, पड़ेगा। अगर मेरे पास जी के कोऑर्डिनेट पड़े हैं तो जी के कोऑर्डिनेट 1,8/9 है ना, और ये इसे 2:1 में डिवाइड करता है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग अगर इसे h, k बोलता हूं तो मैं h, k सोच सकता हूं। कहने का मतलब मैं सिर्फ इतना सा सोचूंगा, h, k या x, y भी लेता हूं तब भी मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो 1 आया है ये कैसा आया होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय दिस बोले तो 2x प्लस में 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 + 1 करने से आया होगा। राइट है, 2 + 1। तो यहां से देखा जाए तो इट इज 2x + 1 = 3 माने x की वैल्यू आ गई है 1। ओके, सेम वे में मैं अगर ये 8/9 की बात करता हूं तो 8/9 कैसे आया होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय y 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 + 1 मतलब यहां से देखा जाए तो इट इज 3। हाँ, और इस 3 से ये कैंसिल आउट होकर 3। तो यहां से देखा जाए 2y + 10 बराबर में 8/3। तो 2y = में 8/3 - 10।
और अगर ऐसा हो गया तो माइनस का 22/3 और 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इट इज माइनस का 11/3। तो ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है दैट इज 1, माइनस का 11/3 और हमारे पास में ये पॉइंट डी कोऑर्डिनेट के नाम से माने डी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैंने जैसा कहा बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहले जी निकाला, जी निकालते हमने मिड पॉइंट के ऊपर सोचना चालू करा, क्योंकि अल्टीमेटली मिड पॉइंट को सामने वाली से मिलाने वाली लाइन का नाम मीडियन होता है और मीडियन का जी से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि सेंट्रोइड होता कैसे है, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो होता है। तो कहने का मतलब अगर मैं मीडियन के बारे में सोचना चाहता हूं और मेरे हाथ में कहीं से एक सेंट्रोइड आ जाए तो मैं जरूर सोच सकता हूं मिड पॉइंट के बारे में। चलिए ये तो हुआ 2 स्टेप में होने वाला काम, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन हमें किस और लेके जाएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। राइट, देखिए साहब अगला क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग, एक लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है और एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। अच्छा, एंड ट्वाइस द साइज ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन y इक्वल में 0.2x। अच्छा, अब यहां पर अगर देखा जाए y इक्वल में 0.2x हमारे को क्लियर बता रहा है कि इसकी शक्ल ही बता रही है कि y इक्वल में x जैसा है। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 0.2 आ रही है यहां से। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो आप। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो कि अपने आप में थीटा एंगल बना रही है और उसका नाम y इक्वल में 0.2x है, ठीक है ना भाई। अच्छा, सेम वे में अगला ये कह रहा है कि दूसरी एक लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है और वो इसका डबल एंगल बना रही है, माने 2 थीटा बना रही है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है, क्वेश्चन वाले ने मांगा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अगर डबल एंगल बना रही है तो क्या सर मैं m का डबल कर दूं, माने 0.4 कर दूं? नहीं, 0.4 तो बिल्कुल पहले इसे हटा लो आप ऑप्शन से, क्योंकि आपको जिसकी जरूरत है वो है m। इस लाइन का m मिल गया तो काम बन जाएगा, लेकिन m के लिए आपको tan 2 थीटा की जरूरत है और m डैश अगर tan 2 थीटा है तो tan 2 थीटा अपने आप में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा और ये अपने आप में 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 अपॉन में 1 माइनस में 0.2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो दैट इज ऊपर की तरफ 0.4 बन रहा है और नीचे की तरफ 1 माइनस 0.04 माने पॉइंट का 96 बन रहा है। बड़ा विचित्र है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो फिर अपन इसको घटा भी लेते हैं, है ना। तो यहां से देखा जाए इट इज नथिंग बट 40 डिवाइड बाई 96 होगा। आप इसे और कैसे कम करा जाए, ठीक है ना। तो 8 5 8 12 5/12 आ रहा है। इसका मतलब ये की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू m डैश x, इसका मतलब y इक्वल में 5/12x, इसका मतलब 12y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। है क्या कोई आंसर? अरे नहीं, सीधा ऊपर वाला ही है 5/12x, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन हो गया। देखिए इतनी फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन करना चालू करेंगे ना तो आपसे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, आप समझो। और फिर क्या धीरे धीरे फिर आप रिग्रेस क्वेश्चन की तरफ भी भाग लो। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2,3 से पास आउट हो रही है, इंटरसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को अलग अलग 2 पॉइंट P और Q पर, और O यहां पर ओरिजिन है और एक रेक्टेंगल भी क्रिएट हो रहा है OPRQ के नाम से। अगर ऐसा हो रहा है तो लोकस ऑफ R बताइए। मतलब क्वेश्चन बड़ा लोकस बेस्ड है। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझने के लिए काम करते हैं। एक फिक्स लाइन है जो कि सॉरी एक लाइन है जो कि 2,3 से पास आउट हो रही है। ये ऐसी कोई लाइन है 2,3 से पास आउट हो रही है, ठीक है ना। और ये अपने आप में P और Q पे टकरा रही है। तो ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है और ये कहीं 2,3 से पास आउट हो रही है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि R अगर ओरिजिन है और एक रेक्टेंगल OPRQ बनता है तो ऑब्वियस ही बात है रेक्टेंगल बनाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस पॉइंट का नाम R ही हो सकता है क्योंकि एक ही पॉइंट बचा। अच्छा, इस पॉइंट का लोकस बताना है, माने h, k चाहिए इसे। तो अगर भाई जैसे साफ सुथरे शब्दों में बनाया जाए तो ये कुछ हद तक ऐसा दिखेगा, राइट, ऐसा। तो अगर ये बन गया हमारा पॉइंट तो मैं h, k चाहिए। अब सर लाओगे कैसे? h, k के लिए क्या शर्त फंसाई जाएगी? h, k के लिए क्या शर्त फंसाई जाए? देखा जाए तो अभी तक तो ऐसा कोई शर्त दिख नहीं रही, राइट है। लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर सोच सकते हैं कि किसी और जगह इसको लॉक किया जाए, ठीक है ना। माने हमें कुल मिलाकर के एच के को लॉक करना है, कोई आर को लॉक करना जरूरी नहीं है, एच के को भी लॉक कर दो तो भी कहानी बन जाएगी। अब यहां पर हमारे को एक चीज का आइडिया पड़ रहा है कि जो 2 है ये 2 कैसे आया होगा। इसका रेशो भी नहीं पता। अच्छा, अगर रेशो बताओ तो शायद मैं रेशो के रास्ते से निकल जाता, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है वो ये कि h,0 2,3 एंड 0, k ये अपने आप में कोलिनियर है ना। अगर ये अपने आप में कोलिनियर है
तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 0 माइनस 3 अपॉन में h माइनस 2 इज इक्वल टू में 3 माइनस k अपॉन में 2 माइनस 0, ऐसा कह सकते हैं। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो यहां से देखा जाए तो दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू में h माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, माइनस भी हटा लेते प्लस कर लेते k माइनस 3। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए तो इट इज hk माइनस 3h माइनस 2k प्लस का 6 इज इक्वल टू 6 और 6 हटा लीजिएगा, xy माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माने 3x माइनस 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू xy, है ना। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी अपने आप में सही हो गया। अब ये भी बहुत सिंपल हुआ, इसमें भी कुछ नहीं करा सर, ये तो कोलिनियर, आपने कोलिनियर को एडजस्ट करा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ सर, इसमें रेक्टेंगल कैसे बना? देखो रेक्टेंगल जो है ना वो h, k की एक बेसिक वो फॉर्मेट है, क्योंकि h से सीधी लाइन और k से सीधी लाइन जाके जहां मिलेगी वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बना रहा होगा। तो रेक्टेंगल होना कोई शर्त ही नहीं थी बेसिकली, h और k को लॉक करे रखना 2,3 से, वही इकलौती शर्त थी। अगर वो शर्त पूरी हो रही है तो वैसे भी आगे कहानी पूरी हो रही है। हाँ, अगर इसके सिवा कुछ और बन रहा होता तो फिर हम उस कहानी पे चलते। h, k का रेक्टेंगल बनाना बाय चांस था, राइट। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a अपने आप में 2, माइनस 3 है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सी वर्ड्स में अगले ने बात करी है, ठीक है ना। अगला ये कह रहा है कि अगर 2, माइनस 3 अपने आप में a है और b अपने आप में माइनस 2, 1 है, ठीक है ना, और ये अपने आप में ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस हैं और थर्ड वर्टिसेस है वो अपने आप में इस लाइन पे मूव कर रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 पे। तो हमें तो क्या करना है, हमें इसका सेंट्रोइड बताने से इंटरेस्ट है। हमें सिर्फ सेंट्रोइड से मतलब है कि सेंट्रोइड हमारे पास में आ जाए, उसका लोकस बताना है। अब लोकस की बात चलेगी, सेंट्रोइड की बात चलेगी, तो सबसे पहली बात इस पे भी चलेगी कि हमारे पास में कुछ ना कुछ थर्ड पॉइंट हो जाए, है ना, थर्ड पॉइंट। अच्छा एक सेकंड, यहां पे हमें लोकस थर्ड पॉइंट का नहीं बताना, सेंट्रोइड का बताना है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड के लोकस के कारण से इसे एच के मान लेते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट पता है हमें? थर्ड पॉइंट बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन एक काम करा जा सकता है, वो ये कि अगर किसी ने मुझसे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करी, ठीक है ना, तो मैं अपने से मान लेता हूं कि लेट थर्ड पॉइंट इज a, b, मान लेते हैं a, b थर्ड पॉइंट है। तो मैं यहां से साफ देख पा रहा हूं कि h अपने आप में 2 प्लस माइनस 2 प्लस a डिवाइड बाई 3 होगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और k कितना होगा? k अपने आप में माइनस 3 प्लस का 1 प्लस का b डिवाइड बाई 3 होगा। इसका मतलब b इज इक्वल टू 3k प्लस का 2 हो जाएगा। a और b आ गया मेरे पास में। अच्छा, एंड a, b जो है ये अपने आप में 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9 पर भी लाई करते हैं, और अगर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2a प्लस में 3b बराबर 9 भी होगा। और अगर होगा तो हमें ये भी पता है कि 2 टाइम्स a की जगह कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, और 3 टाइम्स b की जगह कितना हो जाएगा, 3k प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 6h प्लस के अंदर 9 ऑफ k और इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करने पर इट इज 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1, इस तरह की कोई कहानी आएगी। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है क्या भाई? है, ए ऑप्शन बैठ रहा है बिल्कुल। और फिर से एक आसान क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं लगी, कहीं से कहीं भी कोई मुश्किल नहीं, क्वेश्चन ये खड़क से ना हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखें इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मतलब आसान, देखिए ये भी मेंस में आया क्वेश्चन है, तो हमारे को वैसे भी नहीं कह सकते कि इस तरह का क्वेश्चन आता भी है क्या, आते ही होंगे, ठीक है ना। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करिए तो वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 4,1 से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी जा रही है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 की ओर। 4,1 से एक लाइन चली है, वो इसकी इस लाइन की तरफ चली है और जाकर के किसी पॉइंट क्यू पे टकराई है, ठीक है। समझाता हूं, देखो जरा, अगर मैं आपको कहूं कि ये कहानी ऐसे चली थी, देखिए ये अपने पास में है ना, y इज इक्वल टू 3x करके लाइन है और ये 4,1 है, इससे एक लाइन चली, ठीक है, इससे एक लाइन चली और वो जाके क्यू पे टकराई है। अब क्वेश्चन ये कह रखा है ये जो डिस्टेंस है ये 11 डिवाइड बाई 2√2 है, ये जो डिस्टेंस है ना ये 11/2√2 है, ये जो डिस्टेंस है। तो आपसे क्वेश्चन वाला ये जानना चाहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन? ऑब्वियस ही बात है पीक्यू की इक्वेशन क्या होगी। हाँ, अब अगर देखा जाए तो पीक्यू की इक्वेशन क्या होगी उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब यहां क्या स्टोरी वो समझते हैं। हमें ये पता है कि हम इस डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है ना, कितना चले हैं, 11/2√2 चले। कहां से चले? 4,1 से चले। अब और हमें क्या मिला, क्यू करके कोई पॉइंट मिला। अच्छा, अगर हम
क्यू के कोऑर्डिनेट सोचें डायरेक्ट तो सोचा जा सकता है, हम 4 से चले और 1 से चले, माने 4,1 से चले, कितना चले 11/2√2 चले, यहां पे भी देखा जाए तो 11/2√2 चले, किस डायरेक्शन में चले ये नहीं पता था, तो हमने कहा हम थीटा एंगल पे चले, तो हमारी तरफ से कॉस थीटा बना और यहां पे साइन थीटा बना। सर ये कौन सा फंडा है? शायद आप में से कईयों को याद होगा x में x1 प्लस में r cos थीटा, ये अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट ये फंडा भी सिखा रखा है, x1 प्लस में r cos थीटा, y1 प्लस में r sin थीटा। अपने आप में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि x1 y1 से r डिस्टेंस पर हो, ठीक है ना। अगर r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट सर्च करना है x1 y1 से तो हम इसी तरह करते हैं, तो हमारे को 4,1 से 11/2√2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए था, तो हमने क्या किया 4,1 से 11/2√2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट सोचा, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता थी तो हमने थीटा मान लिया, तो ये पॉइंट बना क्यू का, और ये क्यू पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी होगा, है ना। इसका मतलब y को 3x पर होगा, तो y की जगह हम लोग 1 प्लस में 11 बाय, ठीक है ना, 1 प्लस 11/2√2 साइन थीटा लिख लेते हैं, और यहां पर देखा जाए 3 टाइम्स ये माने 4 प्लस में 11/2√2 कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे, यहां तो 12 में से गया 11 दिख रहा है, और यहां दिख रहा है 11/2√2 ब्रैकेट में दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 11 आप हटा लो, तो यहां से फाइनली मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल में 2√2 दिख रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल में 2√2। अच्छा यहां पर भी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होता। अच्छा तो साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा दिख गया, अब क्या करेंगे सर? भाई मेरे को एक्चुअल में क्या है ना, मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, एक टेन थीटा चाहिए होता है, तो मेरे पास में थीटा को लेकर के साइन थीटा कॉस थीटा पड़ा है, तो मेरी नजर टेन थीटा पे है बेसिकली, मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसी के लिए इसे ऐसे लिख रहा हूं कि राइट नाउ अगर मैं इसे डिवाइड बाई कॉस थीटा करता हूं तो मुझे एक टेन थीटा माइनस 3 इज इक्वल में 2√2 सेक थीटा दिख रहा है, राइट है। और अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 6 टेन थीटा प्लस का 9 इज इक्वल में 8 सेक स्क्वायर थीटा माने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, माने मुझे सारी चीजें टेन थीटा में दिख रही है अभी, क्योंकि मैंने तो वही टेन थीटा चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 6, माइनस की जगह प्लस का 6 टेन थीटा और माइनस का 1 बराबर 0। मैं कुछ ऐसा होता हुआ देख रहा हूं, और अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा हूं तो मैं यहां पे देख लूंगा 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना 7 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल 0। इससे मुझे 7 टेन थीटा माइनस 1 और यहां पर टेन थीटा प्लस 1 इक्वल 0 दिखेगा, तो मेरे पास टेन थीटा की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 1/7 और एक टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 भी आ रही है। अब इन दोनों में से सच कौन, झूठ कौन, गलत कौन, सही कौन? तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो दोनों ही आंसर अपने आप में करेक्ट हो सकते हैं। यहां किसी भी तरह का टेन थीटा के अंदर हमने कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किया ही नहीं है, तो टेन थीटा के दोनों आंसर वैलिड होंगे। हाँ अब लाइन की क्वेश्चन कैसे निकलेगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमारे को, तो 4,1 से चल रही है ना गाड़ी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक लाइन तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट है। अच्छा दूसरी लाइन कैसे लाओगे भाई? दूसरी लाइन लाने के लिए क्या करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू में 1/7 x माइनस 4, इट इज नथिंग बट 7y माइनस x, ये यूं कह सकते हैं x माइनस 7y, ठीक है, और यहां से माइनस 7 बन रहा है, इधर से माइनस 4 बन रहा है, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास में लाइन 1 और लाइन 2 माने हमारे पास में दो लाइनें आ सकती हैं ऐसा करने पर, और ये दोनों लाइनें वैलिड होंगी साहब, ये दोनों ही लाइंस अपने आप में बराबर हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों लाइंस वैलिड है। और बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों को पकड़ पकड़ के चले एक एक क्वेश्चन को। हाँ और इस बहाने से हमारा एक वापस से विजन खुला, हम भूल गए थे शायद और वापस रिकॉल हुआ कि हमारे पास में पैरामीट्रिक फॉर्म भी है। हाँ और पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा मैंने बोला ना बहुत काम की चीज है सब, बहुत काम की चीज है, पता नहीं लगने देता लेकिन ये अपने आप में बहुत काम का क्वेश्चन बना देती है, राइट। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। Question is the set of values of b for which the origin and the point 1,1 lies on the same side of the straight line this, और b पॉजिटिव दे रखा है, a कुछ भी हो सकता है,
पूरे रियल नंबर में से। तो बी की कितनी वैल्यूज और कौन से सेट में होंगी, माने 2,4 से बिलोंग करेगा बी, किससे बिलोंग करेगा। अच्छा, अब हमारी जो लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाइन जो हमारे को दे रखी है ना, वो दे रखी है a स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ में ये बोल रहा है कि लाइन में 0 0 और लाइन के रेस्पेक्ट में 0,0 और 1,1 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। इसका मतलब लाइन में 1,1 डालिए, अपन में लाइन में 0,0 करिए, और दोनों क्योंकि सेम साइड है तो पॉजिटिव आएगा। अब लाइन में अगर किसी बच्चे ने 1,1 डाला तो a प्लस बी प्लस सी 1, और अगर किसी ने 0 0 डाला तो x और y की जगह 0 रखने पे अपॉन 1 इज ग्रेटर देन 0। माने मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि a प्लस बी जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, ये भी a नहीं है, a स्क्वायर है, सॉरी गलती हुआ, ये अपने आप हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, सॉरी, और नीचे की तरफ हो जाएगा ओनली 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि मुझे यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इन a है, और ये पॉजिटिव भी है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका d लेस देन 0 होगा, और d अगर लेस देन 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज लेस देन 0, माने b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, और अगर इसका हिसाब से देखा जाए तो b बिलोंग्स टू -2,2 होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अपना आंसर -2,2 होगा, लेकिन b ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसलिए b बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, b बिलोंग्स टू 0,2 हो गया, सही है, क्योंकि -2,2 में भी 0 के आगे का देखना है, तो मतलब ऑप्शन में भी देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। छोटा लेकिन स्वीट क्वेश्चन है। अब अपने को ये भी वापस याद आ गया कि हाँ, हमारे पास में एक पोजीशन ऑफ पॉइंट करके भी कुछ कहानी थी, इंटरेस्टिंग, पोजीशन ऑफ पॉइंट। हाँ 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 सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोजीशन ऑफ पॉइंट तो भूल ही गए थे। अब यहाँ चीजों देखो क्लैरिटी से चलोगे तो दिखने लग जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द लाइन दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1/√5। लाइन जो है वो डिस्टेंस पर है एक और लाइन से, माने दो लाइनें हैं, ठीक है ना। एक लाइन से तो ये 1/√5 की डिस्टेंस पे, और दूसरी लाइन से 2/√5 की डिस्टेंस पे। ओके, कोई एक लाइन है जो कि इस लाइन से तो 1/√5 की डिस्टेंस पर है, और एक और लाइन से 2/√5 की डिस्टेंस पे, ऐसा अगले ने बोला। और कोई भी लाइन जब भी दूसरी लाइन से किसी डिस्टेंस पे होती है तो वो ऑब्वियस ही बात है कि पैरेलल लाइन होने पे हो सकता है, क्योंकि अगर बाय द वे लाइन है, क्योंकि लाइन तो दो ही तरह की होती है ना, या तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में तो 0 ही होता है डिस्टेंस। कोई दो लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब डिस्टेंस 0 हो गया ना, आगे ना पीछे जा करके। तो इसका मतलब ये कि पक्की बात है कि अगर डिस्टेंस दे रखी है एक लाइन से दूसरी लाइन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में जो दिया जा रहा है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, और दूसरी तरफ से 4x माइनस 2y प्लस एल्फा इक्वल 0, ये पैरेलल है। हाँ, ये पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच का गैप भी 1/√5 है। तो इसका मतलब 1/√5 किसी ने कैसे निकाला होगा, मॉडुलस, याद है ना। हाँ, c1 माइनस c2, तो यहाँ पे c1 की जगह देखा जाए अल्फा माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना अंडररूट में है, इसको जब यहाँ पे देखो मेरे से गलती हो गई, कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर होती है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालते टाइम पे उनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को इसको लिखना पड़ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल 0। हाँ, यस 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 सर, इसका मतलब ये कि जो 1/√5 जो निकलेगा वो मॉडुलस में एल्फा बाई 2 माइनस 3 करके निकलेगा। हाँ, और नीचे की तरफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। सही है, तो मैं सीधे 1 ही लिख देता हूँ ना, 4 प्लस 1, तो ये तो √5 से √5 ही कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये कि अल्फा बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू या तो 1 होगा, या अल्फा बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां से देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 और 4 करके हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही है, ये इधर जाकर के 4 हो जाएगा, और ये इधर जाकर के 4 1 होते ही यहां हो जाएगा 4 4 दूनी 8, सॉरी। तो हमारे पास 4 और 8 करके दो वैल्यूज आ रही है अल्फा की, है ना। तो हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा।
अच्छा, अब आते हैं, ये तो हुआ जब हमारे पास में पहली ये दो लाइन पैरेलल सोची। अगर मैंने 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ से 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0 को लिया होता तो ये दोनों भी पैरेलल हैं। और अगर मैं इसे बेसिक इक्वेशन में लेकर चलता हूं तो 2x माइनस वाई प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू 0 और मेरे को यहां से 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है तो मेरे को पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2/√5 बोली है। तो यहां से मॉडुलस के अंदर बीटा बाई 3 माइनस 3 अपॉन में अंडर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √5 से √5 हटा देते हैं। तो बीटा बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा या फिर बीटा बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 होगा। ओके, यहां से बीटा की वैल्यू 3 आ रही है और यहां से बीटा की वैल्यू 15 आ रही है। तो हमारे 15 और 3 करके दो वैल्यूज आ रही है। अब क्वेश्चन वाले ने मांगा है कि सम बताओ सबका। तो अगर मुझसे किसी ने इन सबका सम मांग लिया तो फाइनली मैं सम करते टाइम पे 4 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 3 18 और 8 26 और 4 30 माने 30 इज द फाइनल सम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। और यहां से एक और चीज भी क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई साहब? ये चीज क्लियर हो गई कि हम जब भी दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस देखते हैं तो देखते ही दिमाग में पैरेलल लाइंस आनी चाहिए। पैरेलल लाइंस का फार्मूला भी क्लिक कर गया। अभी देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट पे खड़े थे, अब हम पैरेलल लाइंस पे खड़े, माने कंसेप्चुअली हम धीरे धीरे इंप्रोवाइज कर रहे हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जाता है, ठीक है ना, ताकि हमको ये भी रियलाइज हो जाए कि भैया पैरेलल लाइंस हो गई हैं, आगे क्या कहता है देखिए साहब, है ना। तो हमारे कहानी में अगला पॉइंट किस और लेके चलता है। रेडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 ये अपने आप में y इक्वल टू x से रिफ्लेक्ट होती है और फिर आगे जाकर के 6,8 से गुजरती है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट है, वो अपने आप में किस तरह से पास होती है, 1,2 से पास आउट होती है। देखो तो ये हमारे पास में ये y इक्वल टू x है, 1,2 से एक रे ऑफ लाइट पास हुई, ठीक है। पास होने के बाद में इस पॉइंट से टकरा करके 6,8 से चली गई, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या चाहिए, तो हमारे को चाहिए इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम, माने ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड बीम है, इसकी इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन मांग रहा है। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमारे को एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है। या तो स्लोप आ जाए हमारे हाथ में या दो पॉइंट आ जाए, एक ही बात है। अब यहां क्या है ना, अगर आप इसी लाइन को आगे आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना तो ये बिल्कुल जहां इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना वहां से गुजरेगी। और आपको पता होगा y इक्वल टू x में जब भी रिफ्लेक्शन निकाला ना किसी ने तो 2,1 आएगा। अरे y इक्वल टू x में तो आपस में होता है ना। तो ये अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ BC y माइनस 1 x माइनस 2 और बीच में अगर m की बात करी जाए तो 8 माइनस 1 6 माइनस 2 बोले तो 7/4 से 4y माइनस 4 इज इक्वल में 7x माइनस 14। यहां से देखा जाए 7x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 10। लो, एक लाइन का क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन हुआ, खट से नहीं हो गया चुटकी बजाते ही। तो अब रिफ्लेक्टेड बीम के बारे में भी आइडिया होगा, y इक्वल टू x से पास आउट होने पे क्या चेंजेस होते हैं वो भी क्लिक कर गया। राइट है, तो मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बाद में समझ में आते हैं कि अच्छा इतनी फटाफट से हो जाते ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये क्वेश्चन इतनी तेजी से हो गया क्या। हाँ, अब क्वेश्चन में बात करते हैं अगला। Two sides of the rhombus are parallel to the line this and this if the diagonal intersect at the point this। अब यहां क्या है ना, ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है ना, अगर मैं इनके रोम्बस की बात करता हूं तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि रोम्बस की एक बड़ी जबरदस्त खास बात होती है कि रोम्बस में जो लाइनें होती है ना ये एंगल बाइसेक्टर से बनती है इसके डायगोनल, ठीक है ना। तो मैं अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर निकाले जाए तो मुझे पता होना चाहिए x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है ना। और दूसरी तरफ से लाइन है 7x माइनस वाई माइनस 5 और आगे लग जाएगा प्लस माइनस, नीचे की तरफ हो जाएगा, हाँ नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो हमारे पास में अंडर रूट के अंदर नीचे की तरफ हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहां से हो जाएगा अंडर रूट 50, सही है। और जबकि कैंसिल आउट होने के बाद में यहां से 5 छोड़ देगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो यहां से देखा जाए तो 5x माइनस 5y प्लस का 5 इज इक्वल टू में 7x माइनस वाई माइनस 5, एक तो ये बनेगा, राइट है। और दूसरी तरह से क्या बनेगा, 5x माइनस 5y प्लस का 5 इज इक्वल टू में माइनस का 7x माइनस का y माइनस का 5, ये बनेगा। और ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया और इधर की तरफ आकर के बन गया 12x
ठीक है ना, और इधर से प्लस का y इधर आकर के बन गया माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास में कुछ 2x माइनस y इक्वल टू 0 करके लाइन आ रही। लेकिन इसने बोला है कि ये अगर एक डायगोनल है, मान लेते हैं यही वो डायगोनल है, तो क्या इसे -1 -2 सेटिस्फाई कर रहा है? तो आपने अगर ऐसा रखा तो -2 प्लस का 2, और ये तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, माने यही वो डायगोनल है। अच्छा, मतलब ये कि प्लस माइनस साइन में से अगर मैंने माइनस ले लिया तो भी एक डायगोनल मिला और मेरा आंसर बन रहा है क्या? लेकिन सर इधर भी देख लेते हैं ना, 2x, और अगर मैं इसे लेकर आता हूं तो प्लस का 3y, हाँ प्लस का 4y, ठीक है, और 5, और अगर इधर आकर के माइनस का 10 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अगर हम लोग -1 रखते हैं तो -2 माइनस का 8, ठीक है ना, -2 माइनस का 8 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। नहीं, ये तो नहीं बैठ रहा भाई। यहां क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो गया है। तो अगर भाई तो देखा जाए तो प्लस साइन लेने पर हमारा एक आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना, माने हमारे पास में एक ही डायगोनल आया। अच्छा, और वो भी कौन सा है? y इक्वल टू 2x वाला डायगोनल। अच्छा, क्योंकि ना क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि दे आर पैरेलल टू द लाइंस। एक बार के लिए अगर भाई देखा जाए तो दोनों लाइनें जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों नॉन पैरेलल है, तो मान लेते हैं कि ये एडजेसेंट साइड्स रही होंगी, ये दूसरी साइड्स रही होंगी, ठीक है ना। तो ये अपनी तरफ से मैंने रोम्बस बना लिया। ये हमारी वो लाइन है जो भी बाइसेक्टर लाइन निकली, दैट इज y इज इक्वल टू 2x, और ये दो लाइनें हमारे पास में है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ से दे रखी है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने की कोशिश करें ना, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ से 7x माइनस वाई प्लस 5 माइनस 5, है ना, इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। अच्छा, और यहां से देखा जाए तो इन दोनों को सॉल्व कराते ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हुई, ये प्लस ये 6 हो गया, ठीक है, जो उधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6x, इसके अंदर x की वैल्यू आ गई 1, और ये वाली वैल्यू 1 आते ही हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1,2 आ गया सब। अब मेरे पास में 1,2 करके एक वर्टेक्स आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नहीं बोला है कि जो दोनों डायगोनल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज -1,2। अच्छा, 1,2 दोनों लाइंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट मुझे अभी भी पता नहीं है, मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए x, y मान लेता हूं। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है, माने ये -1, -2 का मिड पॉइंट है। तो -1 अपने आप में x प्लस 1/2 है, और -2 अपने आप में y प्लस 2/2 है। तो y इज इक्वल टू में माइनस का 6 बन रहा है, और x इज इक्वल टू में माइनस का 3 बन रहा है, माने ये जो पॉइंट है ये अपने आप में -3, -6 बन रहा है। अच्छा, ओके, अब क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए और अगली लाइन क्या हो सकती है। तो मतलब ये कि अब हमारे पास में काफी हद तक एक आइडिया पड़ गया है कि ये पॉइंट हम सोच सकते हैं, -3, -6 के बाद में अब सोचा जा सकता है कि ये पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन लाइंस को सेटिस्फाई कर सकता है, राइट है। तो यहां से मैं आपके सामने ये वाला पॉइंट भी निकाल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। मेरे पास में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे इस वर्टेक्स को सेटिस्फाई कर सकता है। अब हमारे पास दो वर्टेक्स तो अवेलेबल हो गए, और दो वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स जैसे मैंने अपनी तरफ से लिया 1/3, -8/3। अगर मैं इस b की बात करता हूं तो माइनस का 8/3 की वजह से हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन में रख के देखता हूं तो ये लाइन में रखने पर हो जाएगा 1/3 प्लस का 8/3 माइनस प्लस का 1 बराबर 0। नहीं साहब, ये तो 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब यहां रख के देखते हैं, अगर भाई इसमें रखे थे तो यहां हो जाएगा 7/3 और प्लस का 8/3 और माइनस का 5 बराबर 0। हाँ साहब, बिल्कुल इससे सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये कि 1/3 माइनस का 8/3 यहां का एक वर्टेक्स हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट तो दिखता है। इस वाले पे सेटिस्फाई नहीं करा, लेकिन उस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। और आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, और ये वाला पॉइंट मुझे नहीं लगता कि -3, -2 इसको सेटिस्फाई कर लेगा। -3 प्लस का 2 प्लस का 1 बराबर 0। माने अगर देखा जाए तो ये डी पॉइंट भी इसका एक आंसर हो सकता है। माने बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों अपने आप में सही हैं, ठीक है। और बाकी इसके अंदर भी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, -3, -8 भी सही नहीं है। इसका मतलब ये कि बी ऑप्शन एंड द सी ऑप्शन अगर सही है, अगर हम ये माने कि दोनों लाइनें पैरेलल ना होकर के इसकी वाकई में एक्चुअल में क्या है, जो इसके क्वेश्चन ये बेसिकली मेंस में आया वो क्वेश्चन था,
और क्वेश्चन के अंदर along with वर्ड का यूज हुआ था पैरेलल की जगह पे ना, तो यहाँ along with एक्चुअल में होता पैरेलल ही है अगर आप इसे इंग्लिश में नहीं जाकर के देखें तो। और along with नॉर्मली तभी यूज होता है जब हम लोग किसी एक लाइन को डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट वे में बताना चाहते हो कि हमारे पास में ये दो लाइन है। तो अगर यही दो लाइनें हैं और अगर उसके आंसर को करेक्ट माना जाए मेंस के आंसर को, तो फिर यही तरीका है। अदरवाइज इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर इसकी इंग्लिश में माने इसकी लैंग्वेज में सुधार करके दिया जाता तो शायद ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता। खैर फिलहाल अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाता है वो देखते हैं, है ना भाई, ताकि हमारे को ये क्लैरिटी रहे कि हम अब और क्या नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट पी अपने आप में एक लाइन पे है, सच दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पीएबी इज मिनिमम। अच्छा, एक पॉइंट पी है इस तरह से कि ए और बी करके कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक बार जरा देखते हैं हमारे पास में, जैसे सपोज करो ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, कोई दुनिया में दो पॉइंट इसके इधर उधर हैं, एक 1,3 एक 4,7, ठीक है ना। और 4,7 का है, 4,7 हमारे पास में कहीं और किसी और जगह पे एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां मान लेते हैं एक बार के लिए 4,7 यहां पे। अब क्वेश्चन वाला क्या चाहता है मुझसे कि ये अगर बी पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है, तो हम लोग जिस दिन इसको मिलाएं तो हमारे पास जो पैरामीटर हो वो मिनिमम आए, मिनिमम, इससे छोटी पैरामीटर नहीं आ सकती हो। तो हमारे को लगता है कि 4,7 को सर बिल्कुल इसी पे आ जाना चाहिए, तब और छोटा हो जाएगा, इससे छोटा तो पैरामीटर क्या ही हो सकता होगा। तो पैरामीटर कब मिनिमम होगा कब मिनिमम नहीं होगा कुछ अभी क्लिक नहीं करा। तो ये मिनिमम मतलब हमसे क्या चाहता है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की तो फिक्स है, उसे अपन बदल नहीं सकते क्योंकि 1,3 और 4,7 के बीच की डिस्टेंस पक्की फिक्स है। हाँ, हम पी पॉइंट को मूव करा सकते हैं, पी हो सकता है यहां हो जाए, पी हो सकता है इस जगह पहुंच जाए, पी हो सकता है इस जगह पहुंच जाए, पी हो सकता है उस एंड पर पहुंच जाए। कब एपी प्लस पीबी मिनिमम होगा, जब भी एपी प्लस पीबी मिनिमम होगा तब ओवरऑल मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी नजर इस बात पे रहेगी कि एपी प्लस पीबी जो हो जाए ना वो मिनिमम हो जाए। अच्छा, तब इसका मतलब तब निकला जाएगा कि ट्रायंगल एपीबी जो है ना उसका पेरीमीटर मिनिमम है। अच्छा, माने अगर एपी प्लस पीबी अगर मिनिमम होगा तो ट्रायंगल का पेरीमीटर सबसे कम होगा। और ये कैसे होगा सर, देखो ये मिनिमम तब होगा जब मैं ये सारे पॉइंट हटा दूं और मैं इस पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में सोचना चालू करता हूं, कब ये मिनिमम होता है। ये मिनिमम तब होगा जब ये बीपी लाइन तो देखो फिक्स हो गई है ना, पी अपने आप वेरिएट करेगा तो पी हो सकता है यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं पे भी होता है, पी किसी भी जगह होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसका एक रिफ्लेक्शन निकाल लू सपोज और वो ए डैश पे निकले और जिस दिन पी जो हो ना वो इसको मिलाने वाली लाइन पे आ जाए, जिस दिन पी सरक करके इस पॉइंट पे आ जाएगा ना तब हम कहेंगे कि एपी प्लस पीबी मिनिमम हो गया। क्यों 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 क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट अगर एपी है, ये डिस्टेंस अगर एपी है तो ये डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा यूं क्योंकि आपको एपी और ए डैश पी में फर्क महसूस हो रहा होगा लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ये एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये और ये लाइन इक्वल है अगर वो इसका रिफ्लेक्शन है तो। हाँ, इसका मतलब ये कि मुझे x माइनस वाई प्लस 1 में 1,3 का रिफ्लेक्शन चाहिए। एग्जैक्टली भाई, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिफ्लेक्शन ए डैश करके। अब ए डैश कहां से लाओगे सर आप, ए डैश लाने के लिए मुझे चाहिए रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे बनता है वो सोचने की बात है। अगर मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे पता है ए डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए माने 1,3 इन लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे x वाई मान लेता हूं। अगर मैं मान लेता हूं तो मैं यहां से बोलूंगा x माइनस 1 अपॉन, ठीक है ना, लाइन हमारे पास में इतनी है तो डिवाइड बाई 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस 1। अब यहां के बाद अगला क्या, इज इक्वल टू में माइनस पे चलते हैं, माइनस, ठीक है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए तो माइनस में 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 अपॉन में नीचे की तरफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। और ये होते ही 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही बोल दो सर आप, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 2, इस 2 से ये वाला 2 भी उड़ा दो। बिल्कुल, यहां से देखा जाए तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 1
y माइनस 3 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू में यहां से आ रहा है 1 प्लस का 1 है ना, तो x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू भी आ रही है 2, माने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अपने लिए आ रहा है 2,2। ओके, अब मेरे पास में ये वाला पॉइंट 2,2 आ गया है। अच्छा, अब मुझसे क्या उम्मीद है, अब मुझे ये पता है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है कैसे? अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला जा सकता है कि मेरे पास में लाइन a डैश b, अगर a डैश b की किसी ने इक्वेशन पूछी तो मैं लिख सकता हूं आराम से y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 और बीच में 7 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, राइट? दैट इज 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो यहां से हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। गुड। अच्छा, 5x अगर माइनस 2y इज इक्वल टू 6 अगर मेरे से मांगा गया तो क्वेश्चन को समझना है। रेडी? सोचा जा सकता है, मतलब अब डुएबल क्वेश्चन हो गया। अगर ये P पॉइंट चाहिए तो P अपने आप में क्या है? इस लाइन का, माने अगर भाई मैं आपको बोलूं तो ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो P अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P निकालने के लिए मैंने 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0 लिखा पहली लाइन को, और दूसरी लाइन को लिखा 5x माइनस 2y माइनस का 6 इक्वल 0। और अब मैं इसे प्लस करता हूं, इसे माइनस करता हूं, इसे प्लस करता हूं, तो फाइनली माइनस का 3x और ये बन गया है उधर जाकर के माइनस का 8, माने x की वैल्यू आ रही है 8/3 और ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे बी ऑप्शन। तो 8/3 11/3 इज माय आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं था, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? तो देखे, अब एक अच्छा पॉइंट याद आया, अच्छा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, फार्मूला भी हो गया, ठीक है, ताकि हमारे को पता चले कि भाई हम अपनी तरफ से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे चीजें बन रही हैं, ठीक है ना, और हमारे को रिकॉल भी हो रही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे को किस और लेके जा रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, कंसीडर करिए सेट ऑफ लाइंस को इस तरह से कि 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला ट्रू है? पहला, लाइंस अपने आप में कॉन्करेंट नहीं है, हर एक लाइन ओरिजिन से पास होती है, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, और लाइन अपने आप में कॉन्करेंट होंगी 3/4, 1/2 पे। तो अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करते थे, हम लोग लाइन को लिखते थे px प्लस में qy प्लस में r इक्वल टू 0, और इस तरह की कंडीशन को नीचे लाते समय पर ये अगर 4r है तो इसे r में कन्वर्ट कर देते थे, तो डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर आपने डिवाइड बाई 4 करा तो इट इज 3/4p प्लस में 2/4q प्लस में r इक्वल टू 0, और जैसे ही हो जाए आप कंपैरिजन कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। माने ये कि लाइंस जो होंगी कॉन्करेंट होंगी, और वो भी किस पॉइंट पे होंगी? 3/4, 1/2 पे। माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्विक से होने वाला क्वेश्चन, 1 मिनट में क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज होगा, हाँ मैं इस तरह क्वेश्चन कर सकता हूं, सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, गिवन द फैमिली ऑफ लाइंस, द लाइन ऑफ द फैमिली सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस। ये जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो एक्चुअल में क्या है ना, आपके पास में दो लाइंस फंसी पड़ी हैं, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां कट करती है उस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ना, वही ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी, राइट है? ये जैसे ये दो लाइन है, अब अपने पास में जो दो लाइन है ना, अगर हम लोग उनकी बात करें तो हमारे को चाहिए सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ताकि हमारे को पता चल जाए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, इनकी बात करते हैं। तो इसको लिखते समय पर अपन लिख सकते हैं 3x प्लस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू 0, और यहां लिख सकते हैं 3x प्लस में 4y प्लस में 6 इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो माइनस हुआ, ये गया माइनस हुआ, माइनस का y आया, माइनस हुआ 0, y की वैल्यू ही 0 आ रही है, तो x की वैल्यू अपने आप -2 आ जाएगी, माइनस का 2। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप में -2,0 है, और जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी ना वो अपने आप में 2,3 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसका मतलब मुझे सिर्फ डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस के लिए मुझे सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 बोले तो 5 इज द राइट आंसर।
Okay. Then the line of the family situated at the greatest distance has this equation. अच्छा, मैं इक्वेशन भी बता सकता हूं बिल्कुल। अगर आप मुझसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ना मांग करके अगर आपने मुझसे लाइन मांगी होती तब भी मैं आपको इक्वेशन बताता हूं। y माइनस 0 x प्लस 2 3 माइनस 0 अपॉन में 2 प्लस 2 तो 4y 3x प्लस 6 तो लाइन विल बी 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इज इट आंसर? क्या ये अपनी तरफ से बना? तो लाइन एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, line of the family at a greatest distance from 2, 3 3 minus 0 2 plus 2 और यहां से हो जाएगा x plus this और फाइनली हमारे पास में लाइन का आंसर यही बनेगा। ठीक है ना? तो अपनी तरफ से 4x कुछ मैथमेटिकली मिस्टेक 3x plus 2 क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से ये बन रहा है माइनस का, सॉरी इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी ना ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन। तो सॉरी, वेरी सॉरी। अब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की लाइन के लिए एक गलती हो गई है, दैट इज x प्लस 2 और ये जो लाइन होगी ना बेसिकली इस स्लोप, इसकी स्लोप कितनी आई थी 3 माइनस 0 अपॉन में 2 प्लस 2 मैंने 3/4 आई थी और इसकी स्लोप जाएगी वो माइनस का 4/3 होगी, इसीलिए ये गलती हो रही थी। ठीक है ना? दिस लाइन इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस लाइन बेसिकली। और ये लाइन अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की लाइन है तो ये अपने आप हो जाएगा 4x प्लस में 3y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये हुआ कैसे? ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करोड़ों लाइनें गुजर रही थी। उनमें से जो भी लाइन जहां से भी जा रही थी ना, जो भी लाइन जहां से भी जा रही थी, ठीक है ना, उसकी इससे डिस्टेंस निकालो आप जैसे जैसे डिस्टेंस निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कभी डिस्टेंस ये वाली आएगी, कभी ये वाली आएगी, कभी ये वाली आएगी। हाईएस्ट डिस्टेंस पे ये लाइन है, ये पॉइंट जो कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ना, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की लाइन होगी। तो अपने को ऑटोमेटिकली, मैं जबकि इसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहा था जल्दबाजी में और वह गलती हो रही थी। तो फिलहाल आज के दिन पे इतना ही, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके की चीजें देख ली आज के दिन पे। तो हमने मेरा नाम गला स्ट्रेट लाइन को एक तरह से दोबारा रिवाइज कर दिया, हर तरह के पॉइंट से गुजरे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते करते हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करा। और आज के लिए इतना ही, और वही प्यारे से संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना भी है इस साल, बस अब समय आ गया है। और भाई बहनों से नोकझोंक तो खैर चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, सफलता अपने साथ ही साथ है। जय हिंद।